मान लो कि आपकी जेब में ₹500 का नोट है। उस नोट से आप पिज़्ज़ा खाएँगे या बुक खरीदेंगे? यही मजबूरी जो है वो बजट लाइन है। बजट लाइन का जो कंसेप्ट है उसको समझे बगैर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेप को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो बजट लाइन के कंसेप्ट को नहीं समझते हैं और इस वजह से उनके बड़े अच्छे एग्ज़ाम सीयूईटी में, एचटेट में, नेट में 4 से 5 क्वेश्चन जो बजट लाइन से आते हैं वो छूट जाते हैं। तो क्या आप भी वही गलती करते हैं? अगर आप वो गलती नहीं करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए परफेक्ट नॉलेज से। वेलकम दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र कुमार सर। आज बजट लाइन के बारे में रियलिस्टिक बात बताऊँगा, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं बीच में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, जहाँ से आपको इस बजट लाइन के जो क्वेश्चन हैं वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएँगे, चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएँगे, मक्खन की तरह आसान हो जाएँगे और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँगे। आप उन 90% जो बच्चे इस टॉपिक को छोड़ कर के अपने क्वेश्चन्स को गलत करते हैं, उनसे निकल कर के उन बच्चों में शामिल हो जाएँगे, जो हमेशा एग्ज़ाम में आगे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट बजट रेखा, ठीक है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये 2 कोई वस्तुएँ हैं। एक आप देख पा रहे हैं जो है हम सेब देख पा रहे हैं सेब। यहाँ आप एप्पल को देख पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ आप जो है वो टी-शर्ट को देख पा रहे हैं और ये आप अपने पैसों को देख पा रहे हैं। यानी कि हमारे पास कुछ जो है वो बजट है और वो बजट हमेशा ही क्या होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है ना? तो हम जो है वो इन पैसों से या तो जो है वो एप्पल परचेज़ कर पा रहे हैं या जो है वो आप देख पा रहे हैं कि टी-शर्ट जो है वो परचेज़ कर पा रहे हैं या हम इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को परचेज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो जो भी हमारा बजट होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो एम है, ठीक है ना? जो भी हमारा बजट है वो एम है, ठीक है? उस बजट से हमारी जो एक्स-1 है, ये हमारी एक्स-1 वस्तु है और ये हमारी एक्स-2 वस्तु है, ठीक है ना? ये हमारी जो है वो एक्स-2 गुड है, ठीक है ना? तो एक्स-1 गुड जो है इसकी कोई भी क्वांटिटी हम लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 जितनी भी हम क्वांटिटी लेंगे, उस क्वांटिटी का जो भी प्राइस है, यानी कि एक का जो प्राइस है, यानी कि हम ये कहेंगे कि X1 का जो प्राइस है वो क्या है? P1, ठीक है ना? P1 प्राइस पर X1 की हम जितनी क्वांटिटी लेंगे, वो जो है वो टोटल हो जाएगी X1 के ऊपर हमारी टोटल खर्च, ठीक है ना? समझिए कैसे कह रहा हूँ। जैसे सेब की जो कीमत है वो ₹1, ठीक है? इसकी हमने पहली क्वांटिटी ली, तो टोटल जो खर्च है हमारा इसके ऊपर वो ₹1 हो गया, ठीक है? अब हमने 2 ली, तो 1 जो है वो प्राइस है, 2 वस्तुएँ ली तो टोटल खर्च कितना हो गया? ₹2, ठीक है ना? एक प्राइस पर अगर हम इसकी 3 क्वांटिटी लेंगे, तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो हमारी ₹3 हो जाएगी, किसके ऊपर? एप्पल के ऊपर, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्या है? ये है P, ये क्या है? X, तो ये P1 जो X1 है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑन X गुड, ठीक है ना? सेम जो है आप ये कह सकते हैं कि ये P2 और जो ये X2 है ये हमारा हो गया X2 पर टोटल खर्च। यानी कि P1 X1 पर जो टोटल खर्च है वो और P2 X2 जो X2 पर जो टोटल खर्च है वो, यानी कि X गुड का टोटल खर्च और Y गुड का टोटल खर्च। X गुड और Y गुड दोनों के टोटल खर्च को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल खर्च। क्लियर है दोस्तों? और जो टोटल खर्च है हमारा वही तो हमारी इनकम के बराबर होगा या उससे कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जेब में जितने पैसे होंगे या तो हम वो सारे के सारे खर्च करेंगे या हम उनसे थोड़ा कम खर्च करेंगे। तो खर्च जो है हमारा हमारी इनकम से थोड़ा कम हो सकता है या सारा का सारा हो सकता है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाती है क्या कि P1 X1 प्लस P2 X2, P1 X1 यानी कि टोटल X1 पे खर्च, टोटल X2 पे खर्च का जो टोटल है वो हमारी इनकम के इक्वल होता है। तो P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M, ठीक है? ये हमारी बजट लाइन की जो है वो इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व होंगे, देखते हैं,
ठीक है? उस बजट लाइन को हम यहाँ पर जो है वो बजट लाइन रेखा के रूप में देखेंगे, ठीक है? यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बजट लाइन की रेखा है, ये कैसे ड्रॉ हुई, ठीक है ना? देखिए कि P1 जो है आपने कहा कोई प्राइस है X1 का और ये X1 ठीक है ना? प्लस P2 जो है वो X2 का प्राइस है X2 इज इक्वल टू M। अब आप देखेंगे सपोज कीजिए जो M है हमारा, ठीक है ना? जो M है हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ M जो है वो है हमारा 100 रुपए और PX जो है हमारा वो है 10 रुपए और PY जो है हमारा वो है 20 रुपए। ठीक है? ठीक है ना? तो अब हम जो हैं वो कितना खरीद सकते हैं? कितना खरीद सकते हैं X1 को, कितना खरीद सकते हैं PY को या P2 को? तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो M है वो आपको पता है कितना है? 100 रुपए है। ठीक है ना? मैं इस इक्वेशन को जो है वो यहाँ से थोड़ा-सा इरेज़ करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना? आप ये कहेंगे कि यस ऐसा तो हो सकता है ना? यहाँ M इज़ इक्वल टू ठीक है? तो 100 आपका जो है वो बजट हो गया। अब P1 कितना है? 10 10 X1 प्लस P2 कितना है? 20 X2 ठीक है ना? अगर हमें ये देखना है कि मैं जो है वो X1 पे कितना खर्च कर सकता हूँ, तो एक बार के लिए हम ये मानेंगे कि जो X2 है वो क्या है? 0 है। तो X2 0 है तो हम कहेंगे भई 100 जो है वो 10 X1 क्योंकि X2 क्या होगा 0 तो ये सारी की अमाउंट क्या हो गई 0 ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि 100 बाय 10 इज इक्वल टू X1 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यानी कि X1 जो है हम कितने ले पाएंगे 10 ले पाएंगे कब जब X2 जो है हमारी क्या हो 0 हो जब X2 हमारी 0 होगी तो X1 हम क्या ले पाएंगे 10 ले पाएंगे यहाँ पर हम X1 को ले रहे हैं यहाँ पर हम X2 को ले रहे हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तो हम 10 जो है वो X1 को ले रहे हैं जब X2 यहाँ 0 है तो X1 कितनी आ रही है 10 तो हमने यहाँ पर एक जो है वो पॉइंट बना लिया ठीक है ना यहाँ पर जो है एक पॉइंट बना लिया ऐसे ही हम जो है अब इसका निकालेंगे हम X2 के लिए ठीक है ना तो हमने ये माना कि 100 है तो ये इधर मैं ले लेता हूँ ठीक है इधर आप देखना एक बार देखिए M जो है वो 100 है ठीक है ना Px जो है वो 10 है X1 प्लस 20 X2 ठीक है देखिए अब X1 को क्या मान लेते हैं 0 X1 0 होगा तभी तो सारी की सारी अमाउंट हम जो है X2 पे खर्च कर पाएंगे तो इनकम हमारी कितनी है 100 ठीक है X1 0 हो गया ये तो 0 हो गया तो हमारा हो गया 20 X2 यानी कि 100 बाय 20 इज इक्वल टू X2 तो हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5 तो हम यहाँ कहेंगे भी 1 2 3 4 5 यानी कि हम 5 जो है वो X2 की मात्रा को ले सकते हैं ठीक है तो 10 सॉरी 10 तो हम ले रहे हैं X1 की और 5 ले रहे हैं X2 की ठीक है ना 10 जो है हमारी X1 की 5 हमारी X2 की अब हमने यहाँ पर दोनों को मार्क कर लिया अब इन दोनों लाइनों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे ठीक है ना इन दोनों लाइनों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे ठीक है इन दोनों लाइनों को हम जो है वो मिला देंगे तो जैसे हम इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये हमारी बन जाती है बजट लाइन ठीक है तो ऐसे हम बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं अब इसके नीचे का ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जिसको हम इस बजट के अंदर यानी कि इस बजट के अंदर इन वस्तुओं के इन कॉम्बिनेशन को हम ले सकते हैं ठीक है अब इसके स्लोप की बात करेंगे इसकी शिफ्टिंग की बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो स्लोप ऑफ बजट लाइन ठीक है स्लोप ऑफ बजट लाइन तो स्लोप ऑफ बजट लाइन आप यहाँ देख रहे हैं पी एक्स पी वाई ठीक है ना इसको आपको यहाँ मैं समझाता हूँ कैसे है ठीक है तो मैं इसको एक बार जो है वो इरेज कर लेता हूँ साफ कर लेता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कैसे बजट लाइन का जो स्लोप है वो हम निकालते हैं आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारी जो प्राइस है वो क्या थी मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ तो आपने देखा कि P1 X1 प्लस P2 X2 ठीक है M जो था हमारा वो था 100
पी एक्स जो था वो था 10 और पी वाई जो था वो था हमारा 20। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो x2 को हम इधर ले आते हैं, p2 x2 इज इक्वल टू m, ठीक है ना, माइनस p1 x1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है p2 वो किस में है, वो आपका मल्टीप्लाई में है। उस मल्टीप्लाई को आप इधर ले आओ या आप p2 से सबको डिवाइड कर दो। मैं यहाँ p2 से जो है डिवाइड कर रहा हूँ, p2 ठीक है, माइनस ये इसके नीचे p2। ठीक है, तो आप ये p2 से ये p2 कैंसल। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, x2 इज इक्वल टू m बाई p2 माइनस p1 बाई p2 x1। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि ये आपका हो जाता है शिफ्टिंग, ये आपका हो जाता है स्लोप। ठीक है, कैसे हो जाता है इसको अभी देख, ठीक है ना, कैसे होगा इसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है ना, ये कैसे हो जाता है आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और थोड़ा सा छोटा भी जो है वो इसको कर देता हूँ। ठीक है, और एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और इस इक्वेशन को जो है वो लिख देता हूँ। देखिए क्या इक्वेशन लिखी थी हमने, हमने लिखा था कि x2 इज इक्वल टू m बाय p2 माइनस p1 बाय p2 x1। ठीक है, अब देखिए चेंज करते हैं, प्राइस को चेंज करते हैं। ठीक है ना, ये जो आपका प्राइस है px वाला 10, इसको मैं बढ़ा करके कर देता हूँ 20। ठीक है, इसको कितना कर दिया, 20 कर दिया। अब देखिए 100 है 20 x1, क्योंकि इसको जीरो करेंगे एक बार तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब जो है x1 की कितनी क्वांटिटी में परचेज कर पा रहा हूँ, तो 100/20 इज इक्वल टू x1। तो आप कहेंगे कि सर अभी आप जो है वो 5 क्वांटिटी परचेज कर पाए, पहले कितनी परचेज कर पा रहा था 10, तो ये हमारा 10 था, यहाँ पे 10 क्वांटिटी थी। अब हमको कितनी करनी है 5, तो हम कहेंगे 5, 9 8 7 6 5, ये 5। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये बजट लाइन बनेगा, वो बनेगा। अब देखिए इसका स्लोप देखिए आप, ठीक है, कि कैसे आ रहा है, और जो है इसका स्लोप आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ गया है। ठीक है ना, आप स्लोप देखिए, इसका स्लोप देखिए, ये स्लोप, एक ये स्लोप है। ठीक है, यहाँ से आप किसी वस्तु को करेंगे और एक ये स्लोप है, यहाँ से ये बने ये लाइन। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि डिफरेंस आ गया है। ठीक है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो आप जैसे ही आपने px को चेंज किया, आपने देखा जैसे ही आपने px को चेंज किया, तो आपकी ये जो लाइन थी वो ये बन गई, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, पीछे की तरफ स्लोप चेंज हो गया। ठीक है ना, एक्स गुड जो है आपको कम मिलना शुरू हो गया। जैसे ही px आपने प्राइस जो है x का बढ़ाया, आपको x की कम क्वांटिटी जो है वो मिलेगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो स्लोप है बच्चे का, वो जेंटल है, लो स्लोप है। ठीक है ना, यहाँ से बच्चा आ रहा है तो उसको चोट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे यहाँ से अगर बच्चा आएगा तो उसको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जेंटल स्लोप है। लेकिन यहाँ से बच्चा एकदम से आएगा धड़ाम से। ठीक है, तो यानी कि स्लोप जो है वो बढ़ गया है। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि जब पी एक्स को बढ़ाया तो बजट लाइन का जो स्लोप है वो बढ़ गया। ठीक है, ये वो की पॉइंट्स है जहां से पर्सन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि पी एक्स को कम करेंगे तब भी बजट लाइन का स्लोप जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि पी एक्स और बजट लाइन के स्लोप में सीधा संबंध हो गया। ठीक है, और ये स्लोप हो गया पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान करना है पी एक्स बाई पी वाई जो है वो आपका स्लोप हो गया है, और पी एक्स को बढ़ाएंगे तो बजट लाइन का स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब देखते हैं, अगर पी वाई को अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो पी वाई को चेंज करेंगे। देख लीजिए एक सेकंड के लिए, यहीं से कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये कितना था, शुरू में ये था 10। ठीक है, ये कितना था 20। ठीक है ना, आपने इसको काटा, ये आया 1/2, ये स्लोप आया। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया ज्यादा। तो हमने कहा कि भाई पी वाई हमारा हो गया 20, नहीं पी एक्स हमारा 20, पी वाई 20 था ही। अब स्लोप क्या है 1, पहले कितना था आधा,
अब स्लोप कितना हो गया 1, ठीक है ना? पहले आधा था, अब 1 हो गया। अब अगर मैं जो है वो इसका कम कर दूँ, देखिए कितना है 10, पी को क्या कर दिया 20 से कम कर दिया 10। अब स्लोप क्या हो गया वापिस से 1, ठीक है ना? वापिस से 1 आधा हो गया ना, 1 हो गया ना? यानी कि यहाँ आधा था, यहाँ क्या हो गया 1, तो स्लोप बढ़ गया, ठीक है ना? जब हमने px को बढ़ाया 10 की बजाय 20 किया, तब भी स्लोप जो है वो आधे से 1 हो गया, बढ़ गया, ठीक है? अब हमने क्या किया, ये px को सेम रखा, पी वाई को क्या कर दिया कम, पी वाई को कम कर दिया, तब भी स्लोप जो है वो क्या हो गया 1, यानी कि तब भी स्लोप जो है बढ़ गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई पी वाई को कम करेंगे तो बजट लाइन का जो स्लोप है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही पी वाई को अगर बढ़ाएंगे तो बजट लाइन का स्लोप जो है वो कम होगा, ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसमें इस फॉर्मूले में पी एक्स बाय पी वाई में जब आप चीज़ों को चेंज करके देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये जो है ये बजट लाइन का स्लोप है, क्योंकि ये बजट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पर हम बजट लाइन की शिफ्टिंग की बात करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो बजट था पहले वो था 100 रुपये, ठीक है? पी एक्स कितना था? पी एक्स था आपका 10, पी वाई जो था वो आपका था 20, ठीक है? तो जब एक बार हमने, ठीक है ना, जब एक बार हमने x2 को 0 किया, तो हमने देखा कि हम x1 की 10 यूनिट ले पा रहे हैं, ठीक है? और एक बार जब हमने py को किया तो हमने देखा कि x2 की 5 यूनिट जो है हम ले पा रहे हैं, ठीक है? अब हम जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है ना? अब हम जो चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे x1 यानी कि px को। px जो है वो x नहीं सॉरी m को चेंज करेंगे। तो जो m है वो हम कर लेते हैं 200, m हमारा हो गया 2 गुना, ठीक है? तो अब हम इसको ले लेते हैं 200 इज इक्वल टू, ठीक है ना? तो 10 x1 प्लस 20 x2, इसको एक बार 0 कर लेंगे। तो 200 बटे 10 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 20। तो अब हम जो x1 ले पा रहे हैं वो कितना ले पा रहे हैं? हम x1 ले पाएंगे 20, ठीक है ना? अब नेक्स्ट वाले भी देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में हमको पता ही है, ठीक है ना, कि यहाँ पर तो 200 ही आएगा, 200 इज इक्वल टू x1 क्या है? पी एक्स कितना आपका? पी एक्स है सर 10, ठीक है ना? कितना है 10, 10x1 प्लस 20x2, ठीक है? इसको x1 को क्या कर लेंगे 0, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x2, काटेंगे कितना आ जाएगा 10, ठीक है? तो x2 कितना आ जाएगा 10। अब देखिए दोनों का निकाल लिया, क्या चेंज किया है? सिर्फ और सिर्फ बजट को चेंज किया है, एम को चेंज किया है उसके बाद, ठीक है ना? तो यहाँ से समझना कि जब हमारा एम 100 था तो रेड लाइन थी, ठीक है ना? जब एम 100 था तो क्या था? रेड लाइन था, ठीक है ना? रेड लाइन था। तो ये 100 था तो हम वाई की 5 गुड्स खरीद पा रहे थे, एक्स की 10 गुड्स खरीद पा रहे थे। ये हमारी जो है वो बजट लाइन, ठीक है? जैसे ही हमारा एम बढ़ा, देखिए 100 से कितना हो गया 200, 200 होने से क्या हुआ कि हमारी जो लाइन है वो ये हो गई 200 हो गया, ठीक है ना? तो अब हम x1 को 10 की बजाय कितना खरीद पा रहे हैं 20, ये लो सर 20, ठीक है? x2 को कितना खरीद पा रहे हैं 10, तो अब ये हमारी ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनी। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि हम रेड से यहाँ आ गए, शिफ्ट कर गए। जैसे ही हमारा m बढ़ा तो हमारी लाइन जो है वो दाईं ओर चली गई, ठीक है? अब इसका उल्टा ले लो ये m जो है वो 200 से क्या हो जाए 100 हो जाए, तो यानी कि हम वापस इस रेड पे आ जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है ना? तो यानी कि हमने ये देखा कि जब m बढ़ेगा तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगी अपवर्ड, ठीक है? जब m कम होगा तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगी बैकवर्ड। लेकिन कब? जब पी एक्स और पी वाई दोनों के प्राइसेस क्या हो कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? तो आपने ये देखा कि इनकम बदलने से जो है बजट लाइन में पैरेलल शिफ्टिंग जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है? तो अब हम सीधा ही देख लेते हैं बजट लाइन की इक्वेशन, जहां मैंने आपको बताया था कि एम सॉरी जहां मैंने आपको बताया था कि x2 m बाय p2 माइनस p1 बाय p2 x1, जहां हमने ये देखा था कि जो
आपका x2 है ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, डिपेंडेंट होता है। m/p2 जो है वो आपका शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग पैरामीटर है, और p1/p2 है ये आपका स्लोप होता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से स्लोप को देख लिया, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, ये आपका स्लोप, ये आपका शिफ्टिंग पैरामीटर, ये आपका डिपेंडेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको क्लियर कर देगी कि कौन सी चीज में कहाँ चेंज करने से जो है बजट लाइन में क्या चेंज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो कब इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो तब इक्विलिब्रियम में होता है जब बजट लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल हो आईसी कर्व के स्लोप के, ठीक है ना। जब ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पाया जाता है जहां पर बजट लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल हो जाता है कंज्यूमर, बजट लाइन का स्लोप जो है वो इक्वल हो जाता है आपके कंज्यूमर के आईसी कर्व के स्लोप के, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं, जब डायग्रामेटिक हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपकी बजट लाइन है और यहाँ से आपका जो है वो आईसी कर्व आता है। तो ये कोई सिंगल पॉइंट आप देख पा रहे हैं, जो ब्लैक मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ। इस पॉइंट पर आप ये नहीं बता सकते कि जो पॉइंट है इसका जो स्लोप आईसी कर्व का है या ये जो पॉइंट है ये बजट लाइन का, यानी कि दोनों का एक ही तो पॉइंट है सर, ठीक है ना। तो दोनों का जब एक ही पॉइंट है तो बजट लाइन का स्लोप, बजट की जो ढाल है यहाँ वो, और जो आपकी आईसी कर्व की ढाल है जो यहाँ पर वो दोनों ही एक हो गई, यानी कि दोनों ही बराबर हो, दोनों ही बराबर होंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MUX/MUY जो है, MRS का मतलब क्या है, MUX/MUY जो है वो आपकी इक्वल हो जाती है PX/PY के, यानी कि स्लोप ऑफ आईसी कर्व जो है वो इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन के, जहां पर तटस्थ वक्र का ढाल जो है वो बराबर हो जाता है बजट रेखा के ढाल के। वहां पर हम ये कहते हैं कि एक उपभोक्ता जो है, एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि आईसी जो है वो मस्ट बी कन्वेक्स एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आईसी जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए। अब देखिए यहाँ आप इसको समझिए, दूसरी क्या कहती है कंडीशन, आप यहाँ देखेंगे ये नीचे में एक और जो है आईसी कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो अब यहाँ पर भी दो पॉइंट्स बनते हैं, एक पॉइंट ये बन गया, यहाँ भी जो है आईसी कर्व का ढाल और बजट लाइन का ढाल, इन दो पॉइंटों पर, ठीक है ना, आपकी डी और ई पॉइंट पर भी आपके जो है ये पहली कंडीशन जो है MRH इज इक्वल टू PX/PY जो है ये फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ फुल हो रही है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इससे हायर इंडिफरेंस की जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो आपका ए पॉइंट है, इस पॉइंट को वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे वो जा सकता है। जब हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है तो उसको हायर यूटिलिटी मिलेगी। वो हायर यूटिलिटी के लिए, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस जो है वो मोनोटोनिक है, तो वो ए पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब कंज्यूमर वहां जो है डी और ई में इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, जब उसको हायर यूटिलिटी वाला जो ए पॉइंट है वो मिल रहा है, तो वो वहां सेटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं होगा, यानी कि वो वहां पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो संतुलन में नहीं है। तो ए पॉइंट पे संतुलन में होगा, जब ए पॉइंट में संतुलन में होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट बन रहा है, दैट इज ए पॉइंट, और यहाँ पर जो कर्वेचर है आईसी का होगा वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ठीक है। तो कंडीशन जो है आपकी वो दूसरी लगा दी जाती है कि आईसी मस्ट बी कन्वेक्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब आईसी कर्व कन्वेक्स टू इक्विलिब्रियम पर जो है कन्वेक्स होगा, यानी कि ए पॉइंट पर कन्वेक्स होगा, और बजट लाइन और आईसी लाइन दोनों का जो स्लोप है वो भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तभी जो है एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए यहाँ पर आप इसको जो है वो डायग्राम से देख सकते हैं, जहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्पर्श बिंदु जो है वो ई पॉइंट जो है वो दिखाया गया है। इस रेड बिंदु के ऊपर जो है आपका आईसी कर्व और आपकी बजट लाइन का जो कर्व है, ठीक है ना, इनका जो स्लोप है, ठीक है, MUX/PX इज इक्वल टू, ठीक है ना, MUY/PY, या मैं ये कहूँ कि PX/PY इज इक्वल टू MUX/MUY, या मैं ये कहूँ, ठीक है ना, PX/PY इज इक्वल टू MRS, ठीक है ना। ये सारी ही कंडीशन जो है आप ये कह सकते हैं कि इन सभी कंडीशन में आपका जो ये रेड पॉइंट है ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि आईसी कर्व का स्लोप जो है वो बराबर हो जाता है बजट लाइन के स्लोप के, ठीक है। एक बात ये, और दूसरी जो हमारी शर्त है वो ये कहती है
कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ जो है वो फुलफिल हो रही है, इसलिए इस ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में होता है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और हम देखते हैं कि क्यों ही पॉइंट ई पर हम ये चीजों को देखते हैं, जहां पर आपको ये पता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है ना, वो इक्वल हो गया बजट लाइन के स्लोप, यानी कि हमारी पॉकेट जो है वो भी अलाउ कर रही है। ठीक है ना, जहां पर हमारा मार्केट जो है वो अलाउ कर रहा है, वो प्राइस रेशो जो हमें उस चीज को खरीदने की अनुमति दे रहा है और उपभोक्ता उसको खरीदना चाहता है। ठीक है ना, तो जहां पर पॉइंट ई है वहां क्या है, विलिंगनेस जो है खरीदने की वो भी है और सामर्थ्य जो है, अफोर्डेबिलिटी जो है वो भी है। इसलिए पॉइंट ई जो है वही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पॉइंट ई क्यों, तो हम ये कहेंगे कि जहां पर हमारी बजट भी अलाउ कर रही है, हमारे पास उतना पैसा भी है कि हम उस चीज को खरीदें और हम उस चीज को खरीदने के लिए तैयार भी हैं, हमारे को वो जो आईसी करा हुआ है वो ये कहता है कि हम इस कॉम्बिनेशन को ले लेंगे। ठीक है ना, तो हम उस कॉम्बिनेशन को लेने के लिए रेडी भी हैं, यानी कि हमारी विलिंगनेस भी है और हमारी अफोर्डेबिलिटी भी है। तो हम जो है सामर्थ्यवादी भी हैं, समर्थ भी है उस चीज को खरीदने के लिए और हमारी इच्छा भी है। तो हम उस पॉइंट पर ही जो है वो अपनी शॉपिंग, या मैं ये कहूँ कि हम उस चीज को ले लेंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हम सारी समरी देख लेते हैं। पहली पार्ट वन में हमने जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ा, जहाँ पर हमने आईसी कर्व को देखा। जिन बच्चों ने आईसी कर्व की वीडियो को नहीं देखा वो वहां जाकर के पार्ट वन को जरूर देखें। ठीक है ना, पार्ट वन को देखा, फिर हमने एमआरएस डिक्लाइन करता है इस बात को समझा, और फिर हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे एमआरएस और प्राइस रेशो जब इक्वल होते हैं तो ये कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप लोग कंजूसी कर जाते हैं 1 सेकंड का, कि एक कमेंट जो है आपको लिखना होता है। आप लिख लीजिए कि क्या कैसा लगा, आपको अच्छा लगा आप अच्छा लिखिए, आपको ठीक लगा आप ठीक लिखिए, आपको बेस्ट लगा आप बेस्ट लिखिए। क्या आपको इससे पहले ये नॉलेज थी, आप वो भी लिख सकते हैं। लाइक कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप अपने चैनल, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज पर पढ़ते रहिए, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े, और यहाँ आप जो है वो चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता दी हैं इन 2 टॉपिक्स में। अभी इकोनॉमिक्स में इसके अलावा और ज़्यादा कुछ जो है वो कुछ भी नहीं बचता है। आपके यहाँ से सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जुड़े रहें परफेक्ट नॉलेज से।